हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए साइंस, जिसमें हम करेंगे यह चौथा चैप्टर जिसमें हम पढ़े थे परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना में हम बात कर रहे हैं बोहर का परमाणु मॉडल। इसके पिछले वीडियो में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, इसमें क्या है कि कुल 3 साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी परमाणुओं के बारे में खोज की और मॉडल दिया। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर उसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक लोग सर रिसर्च किए, फिर उसके बाद उससे संतुष्ट अगला वाला नहीं हुआ तो वो भी उस पर रिसर्च किया। फिर उसके बाद उसने कुछ परमाणु के बारे में बताया, परमाणु के अंदर घुसकर जो भी चीज़ें बताई हैं उन्होंने जाकर देखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने सारा कुछ करवाया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उससे साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं हुए तो और खोज किया गया इसके बारे में। अगला जो वैज्ञानिक है बोर नील क्या है नील्स बोर। ठीक है, यह आए, इन्होंने अपनी परमाणु के बारे में बातें बताई, जो भी बताई है सारे हम कर लेंगे इस वीडियो में। सारे तो देखते हैं कितना करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर देखिए आपको क्वेश्चन करना है, जिस भी टॉपिक से सवाल करनी है, तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए चलते हैं यहाँ पर हम आपका बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या लिखेंगे? बोर का परमाणु देखिए, इन्होंने बेसिक सी बातें जो बताई ना कि जो इलेक्ट्रॉन थे ना, वह एक निश्चित कक्षाओं में भरे जाते हैं। निश्चित कक्षाओं, जैसे कि ये नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक आपका प्लस हो गया। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक जो है, नाभिक में ही पूरे परमाणु का द्रव्यमान एकत्रित रहता है। ज़्यादातर द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, मतलब केंद्र पर ही होता है। ये बात उन्होंने भी बोली, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी कक्षा बढ़ते हुए कक्षाओं में भरे जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बोला। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो देखिएगा सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ये तो प्रेक्षण के बारे में हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे डेनिस वैज्ञानिक, एक डेनिस वैज्ञानिक थे, क्या नाम है? नील्स बोर। नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोहर, हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं नील्स बोहर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत, देखिए नील्स बोर थे और रदरफोर्ड द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था परमाणु मॉडल, उसमें क्या कमियां को दूर किया। ठीक है, प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक है, इनकी कमियों को दूर किया उन्होंने। रदरफोर्ड के
नाभिकीय रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया क्या दोष लगाया? दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण ऊर्जा उत्सर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा छोटी, देखिए जब ऊर्जा उत्सर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे, ठीक है, जाएंगे तथा अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देंगे। उन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। कैसे? जो डेनिस वैज्ञानिक थे आपके नील्स बोर, वो क्या बोला, जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दी, नाभिक मॉडल दिया, तो उनकी कमियों क्या थी? कमियों को दूर किया क्या? उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे तथा अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देंगे। इन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। अब ये क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो अभी इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखेंगे। देखिए कि बोर मॉडल की परिकल्पना के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने किस तरह से अपनी प्रयोग किया, तो क्या अपनी परिकल्पनाएं दी, क्या बताई, उसके बारे में, इसके चीज़ों के बारे में देखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी जितना हमने इसको लिखवाया है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखवाने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम इसको पहले से लिखवा कर आते तो इतना टाइम नहीं लगता। चलिए आराम से चलते हैं, हम लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। हम कर लेंगे आसानी से सभी को, तो इसको ही रच करेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा बोर मॉडल की परिकल्पना, लिखिए, ठीक है। बोर मॉडल की परिकल्पना, जैसे हम रदरफोर्ड के परिकल्पना देखे थे उसी तरह से इसके भी परिकल्पना के बारे में हम देख लेंगे। लिखेंगे बोर मॉडल की परिकल्पनाएं। बोर मॉडल की परिकल्पनाएं। पहली परिकल्पना क्या है कि परमाणु में एक धनावेशित
धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। ये हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी देखा था। दूसरी परिकल्पना क्या है? पहली में क्या बोला है कि परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है, तो अगले में लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन केवल सूक्ष्म कुछ विशेष, अभी हमने बोला था कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कुछ विशेष कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है, कुछ विशेष कक्षाओं में घूर्णन कर सकता है। बोहर ने जब अपने परमाणु मॉडल दिया तो उसमें क्या बताया कि जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ विशेष कक्षाओं में ही क्या घूर्णन कर सकेंगे। ठीक है, घूर्णन कर सकता है। ठीक है, इन्हें अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। इन्हें अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। फिर उसके बाद कि एक जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं ऐसी होती हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग राशि h/2π का केवल पूर्ण गुणित ही हो सकता है। ठीक है, हो सकता क्या बताया कि जो इनकी निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं, इन अस्थायी कक्षा कहते हैं। एक कक्षाएं ऐसी होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग राशि h/2π का केवल पूर्ण गुणित ही हो सकता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। जैसे कि देखिएगा, जो h है, h फ्लाक नियतांक
नियतांक, ठीक है फ्लैक नियतांक है जिसका मान होता है आपका 6.63 10 के मल्टीप्लाई 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, मतलब जो एच को क्या बोलते हैं, फ्लैक नियतांक, जिसका जो मान है 6.63 10 के पावर -34 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट यहां से दिखेगा, ठीक है। लिखेंगे अस्थाई कक्षाएं। अस्थाई जो कक्षा होती है, अस्थाई कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन करता है या नहीं करता? तो नहीं करता है, नहीं करता है। अस्थाई कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और क्या बोलते हैं उन्होंने, क्या होता है रदरफोर्ड ने, कि करता है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है उसको लिखेंगे ऊपर। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सारी पॉइंट एकदम आसान है, तो आप इसको समझ रहे होंगे कि तीसरा क्या है, अस्थाई कक्षा में घूमता जो इलेक्ट्रॉन है विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। ये क्योंकि अस्थाई कक्षा है। नाभिक के चारों ओर घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूर्णन करता है। बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, दूसरा तब पर भी चल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तो देखिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तीसरा छोड़ रहे हैं नीचे से और इन सबको लिखेंगे, देखिएगा। चौथा डालिए, यहां से लिखेंगे कि जो प्रत्येक कक्षा है, प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज प्लस स्थितिज, ध्यान देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा निश्चित होती है, निश्चित होती है। क्या मैंने बोला कि प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जो ऊर्जा होती है, मतलब बात करते हैं प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे, उसमें जो गति ऊर्जा होगी और प्लस अस्थायी ऊर्जा, वो निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। तो अर्थात क्या लिखेंगे? यथार्थ जो परमाणु है, परमाणु की
कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ निश्चित तथा असमान मान ली जाती है। कुछ को निश्चित और असमान भी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपके कोणीय संवेग द्वारा अब इलेक्ट्रॉन जो संपूर्ण ऊर्जा निश्चित होती है, मतलब प्रत्येक कक्षा में उसके कोणीय संवेग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। यानी जो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता, दोनों मतलब अंतर क्या मतलब दोनों निश्चित होते हैं, जितना रहेंगे उतना ही रहता है, बदलते नहीं है, ठीक है। और परमाणु की जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ निश्चित तथा असमान भी मान ली जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों के सब ये सब एक ही तरह के हों, ठीक है। सभी लोग एक तरह के तो थोड़ी होते हैं, कोई ज़्यादा चुल्ली होता है, उसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है। चलिए आगे हम लिखे पांचवा, ठीक है। इसी को करवाने में टाइम लगेगा हमको लगता है, लिखेंगे, लिखिए। जब इलेक्ट्रॉन क्या, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जैसे जो ज़्यादा उछल रहा था, ठीक है, को ये क्या कर रहा था, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा था, यानी कि ज़्यादा उछल रहा था, ज़्यादा उछल रहा था, थक गया तो क्या गया, नीचे उतर गया, ठीक है। तो निम्न कक्षा में चला गया, जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, बहुत ज़्यादा उछला ना इसीलिए। अब देखिए आगे क्या, आगे क्या है कि और तब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, ऊर्जा अवशोषित करता है। ये अभी थका हुआ है, अभी तो मतलब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में बाहर वाले कक्षाओं में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ठीक है। वहाँ पे उत्सर्जित कर रहे थे, यहाँ पर अवशोषित करेंगे, ग्रहण करेंगे, बात को समझिएगा, ठीक है। अवशोषित करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए और सारी बातें हैं इनमें करने को, जैसे कि बात करते हैं यदि जो कक्षाएं की जो ऊर्जा है, मान लीजिए कि E1 और E2 प्रदर्शित किया जाता है तथा ऊर्जा स्तर E2 से E1 में जाने पर उत्सर्जित जो विकिरण की आवृत्ति भी होती है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। नोट्स में करके लिखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। क्या कि यदि कक्षाओं की ऊर्जा को E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाए तथा
ऊर्जा स्तर E2 तथा E2 से E1 में जाने पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति भी हो तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल यहाँ पे लिखिएगा, इसी में इसको यहाँ इसके नीचे लिखिएगा क्या, E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल E इक्वल टू HU। ठीक है, इन सभी को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेल, क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है ना कोड की तरह, इसको यहाँ पर साइंस में इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, डेल्टा, डेल बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा स्तर के बारे में। परमाणु ऊर्जा स्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले इसको उतारिए। ठीक है, इसमें हमने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बोले ना कि अगर हमको लिखना ना रहे, सिर्फ बस लिख कर आए, समझाना रहे, तो काफ़ी हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए कोई ना, फिर भी तो हो ही जाएगा, टाइम पर ख़त्म करा देंगे ना। केमिस्ट्री तो ये लास्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, डालिए हेडिंग, परमाणु का ऊर्जा स्तर। परमाणु का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ऑफ एटम, एनर्जी लेवल ऑफ एटम लिखेंगे। बोर के परमाणु रचना के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें अस्थाई कक्षा कहते हैं। देखिए पहले तो इस वाले में क्या क्लियर हुआ कि जो बोर का परमाणु रचना की जो रचना के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं, जिन्हें अस्थाई कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिन कक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई कक्षा बोलते हैं। अब हम चलेंगे पहले बात करेंगे इसके भी परमाणु का ऊर्जा स्तर के बारे में, इसी में सारी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इन कक्षाओं में या इन कक्षाओं की त्रिज्याएं
इन कक्षाओं की त्रिज्याएं निश्चित होती है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। क्या होती है? निश्चित होती है तथा इनमें परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। हमने क्या बोला कि इनके परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा होती है। अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें देखिए ना, दो टॉपिक क्लियर हुए हैं। क्या? दो टॉपिक क्लियर। अभी आगे भी है, अभी आगे भी लिखेंगे, ठीक है। बोला पहले तो हमने बताया कि अस्थायी कक्षा क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में निश्चित कक्षाओं में आपके परिक्रमा कर रहे थे, उनको क्या बोलते हैं? अस्थायी कक्षा। वो क्या थे? अस्थायी कक्षा थे, क्योंकि उनकी जो त्रिज्याएं थी वो क्या थी? कैसी थी? निश्चित थी। निश्चित है, उनकी निश्चित त्रिज्याएं हैं। इनमें परिक्रमा करने वाले जो इलेक्ट्रॉन का जो निश्चित ऊर्जा होती है, इनमें जब निश्चित कक्षाएं हैं तो निश्चित ऊर्जा भी है इसकी। तो निश्चित ऊर्जा है तो इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इन सभी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो देखिएगा आगे भी है और सारी बातें हैं जिसमें हम बात करेंगे। देखिएगा, लिखिएगा इसके आगे करके कि जो नाभिक है, नाभिक से प्रारंभ करके इन कक्षाओं को 1 2 3 4 डैश बनाएं। क्या करें आप? पहले कि नाभिक के प्रारंभ करके इन कक्षाओं को बनाएं 1 2 3 4 करके, फिर उसके बाद बनाएं आदि अंकों अथवा के आई एम एन आदि अक्षरों से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 आदि कक्षाओं को मुख्य क्वांटम संख्या है। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या भी है प्रदर्शित, ठीक है। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। प्रदर्शित करते हैं जो 1 2 3 4 है, इस तरह से हैं आदि अंकों को कक्षा की क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या आप समझ में आया? क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो जो नाभिक से प्रारंभ करके जो कक्षाएं हम क्रमशः 1 2 3 4 बनाते हैं, ठीक है, आदि
अंकों अथवा KIMN आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 आदि अंकों को क्या बोलते हैं? कक्षाओं की क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षाओं की क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हम बात कर लेते हैं इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और देखिए अच्छा, इसका चित्र भी बनाते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हो गया नाभिक, पहली कक्षा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से चौथा। ठीक है, ये हो गया नाभिक, इसको हम यल ले लेंगे, I, M और N। और इनमें कितनी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो सॉरी L है, सॉरी K है ना, यहाँ पर K है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 भरे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोष इसको क्या बोलते हैं? KLM को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कोष। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कोष। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो इनमें भरी, इनको क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन संख्या भरी जाती है फर्स्ट कक्ष में, दूसरे, तीसरे, चौथे में, इस तरह से में आपके भरते चले जाएंगे। ठीक है, और ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं? ये जो आपकी रिंग बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे नाभिक की संरचना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखेंगे। नाभिक की जो संरचना है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।